औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल जो कि हमारा मॉड्यूल 2 है, इसकी क्लास 4 करने जा रहे हैं। और क्लास 4 को स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट टाइम चीज़ें कवर की थी, उसको थोड़ा-सा उस पे डिस्कस कर लेते हैं। रिकैप एक क्विक रनडाउन दे लेते हैं। उसमें हमने सबसे पहले तो इस केस सिनेरियो को दोबारा एक सिमुलेशन के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, जिसमें हमने ये सिमुलेशन रन की थी। और इस सिमुलेशन के अंदर हमने बात की थी कि एक फ्यूल इंजेक्टर की, कि फ्यूल इंजेक्टर को जब ईसीयू ग्राउंड नहीं दे रहा होता, जब इंजन रन नहीं कर रहा होता, तो उसकी एक टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव 12 वोल्ट आए होते हैं, और दूसरे टर्मिनल के ऊपर ईसीयू जब इंजन रन करता है तो ग्राउंड की पल्सेस ग्राउंड ऑन ऑफ कराता है पल्स विद मॉड्यूलेशन के साथ। तो जब इंजन रन नहीं कर रहा, तो हमने बताया था कि रेजिस्टेंस फिर सर्किट के अंदर कोई मीन नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड टर्मिनल है, ये साइड, ये ग्राउंड टर्मिनल, इसके ऊपर ग्राउंड अवेलेबल जब नहीं है तो ये ओपन सर्किट हो गया। और ओपन सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है बीच में, उसकी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है। मैं दोबारा इसके ऊपर जाऊंगा कि यहाँ पे जब ये सर्किट इस जगह के ऊपर ओपन है, इस जगह के ऊपर अगर ओपन हुआ हुआ है, तो इंजेक्टर के अंदर जो लोड है, लोड एक रेजिस्टेंस ही होता है, इसकी कोई हैसियत नहीं रहती। तो ये एज अ कंडक्टर ही बिहेव कर रहा होता है। तो जो 12 वोल्ट इसके इस टर्मिनल पे अवेलेबल है, वही 12 वोल्ट हमें यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। इसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। फिर हमने बताया था कि हम सर्किट में ओम्स लॉ से क्या मालूम कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया था सर्किट या लोड को मुहैया होने वाले करंट को मालूम किया जा सकता है, अगर हमारे पास बैटरी के वोल्टेज अवेलेबल हो और सर्किट की रेजिस्टेंस हमें टोटल रेजिस्टेंस मालूम हो, तो हम सर्किट का करंट मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज के ऊपर मैंने एम्फेसाइज किया था कि एक सर्किट के एक लूप के अंदर जो करंट है, इट इज टू बी सेम एट एनी प्लेस। आप करंट को यहाँ पे मेजर करें, इस जगह पे मेजर करें, इस जगह पे मेजर करें, या इस जगह पे मेजर करें, या इस टर्मिनल के इस जगह पे मेजर करें, तो करंट हमेशा आपको एम्पेरेज आपको सेम मिलेंगी एक सर्किट लूप के अंदर। ये आपने ज़हन में रखना है। और दूसरी चीज़ जो हमने इससे पहले पढ़ी है, वो ये है कि अगर सर्किट ओपन होगा, तो सर्किट के अंदर मौजूद कोई भी रेजिस्टेंस, भले वो ये बल्ब है, फैन है, व्हाटएवर, जो भी कोई चीज़ है, या स्विच है, स्विच की अपनी रेजिस्टेंस होती है, तो वो रेजिस्टेंस कोई मीन नहीं रखती। तो जो उसको पावर साइड पे जो वोल्टेज उसको यहाँ से अवेलेबल होंगे, वही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के बाद भी मुयसर होंगे टिल द पॉइंट जहाँ पे ये सर्किट टूटा हुआ है या ओपन है। तो ये दो चीजें आपने हमेशा याद रखनी है। सीरीज सर्किट के अंदर जब मैं लूप की बात करता हूं, तो लूप बेसिकली सीरीज में चल रही होती है। तो लूप के अंदर जो करंट है, वो हर जगह के ऊपर, इस फ्यूज को भी वही करंट मिल रहा है, इस स्विच को भी वही, वहां से इस स्विच से भी वही करंट पास हो रहा है, और इस बल्ब से भी वही करंट पास हो रहा है। फिर हमने आगे बात की थी कि हम इस सर्किट से रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, जिसमें हमने एक जो ओम्स लॉ के ऊपर कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो आर के ऊपर हाथ रखें तो V ओवर आई होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में अगर एक रेजिस्टेंस है तो वही एक आएगी, अगर दो है या तीन है तो वो तीनों रेजिस्टेंस टोटल हो जाएंगी। और सीरीज में हम जमाई करते हैं स्ट्रेट अवे। सीरीज और पैरेलल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, वहां से हम रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। और इससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्यों हमें ये चीज चाहिए, हमें क्यों होम्स लॉ को हमें समझना जरूरी है या इसका पता होना जरूरी है। इसके ऊपर हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, ऑटोमोटिव के पर्सपेक्टिव में, कि ऑटोमोटिव में हमारी लिमिटेशन क्या होती हैं, सर्किट डायग्नोसिस में क्या लिमिटेशन आती हैं, रिपेयर मैनुअल्स क्या चीज हमें क्या इन्फॉर्मेशन ज्यादातर देते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देते। उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें किसी जगह के ऊपर करंट मालूम करना पड़ सकता है। हम डायग्नोसिस वैसे भी हो जाते हैं, लेकिन आपको फिर टाइम ज्यादा सर्व करना पड़ता है। लेकिन अगर इन इन चीजों का नॉलेज होगा हमें, तो उससे फायदा ये है कि हमें अगर एक इंफॉर्मेशन नहीं है, दो अवेलेबल है, तो हम उससे तीसरी इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। फिर वोल्टेज या लोड के गिर्द वोल्टेज ड्रॉप को हमने डिस्कस किया था, और उसमें हमने सर्किट वोल्टेज या और लोड के गिर्द वोल्टेज ड्रॉप करने की सेंस को भी बात की थी, कि अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर हमने कहा जी जो वोल्टेज हमें मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, वो मल्टीमीटर को अगर मैं यहाँ पे और इधर रखूंगा, तो मुझे वही वोल्टेज मिलेंगे 19-20 के फर्क के साथ। और क्यों मिलेंगे, और थोड़े से कम अगर होंगे तो पॉइंट्स पे कम होंगे, तो क्यों कम हो, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और बताया था कि ये जो फ्यूज लगा हुआ है या स्विच लगा हुआ है, ये जो वायर है, भले पावर साइड के ऊपर है भले ग्राउंड साइड के ऊपर है, इनके अंदर जो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अवेलेबल है, जिसको हम जनरल सर्किट डायग्नोसिस में जीरो मानते हैं।
लेकिन जब हम सेंसर्स की तरफ आएंगे, सेंसर्स की सर्किट को जब हम डायग्नोस करने जाते हैं, तो वहां पे इन वायर्स की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस वजह से हम उसको भी मजीद उसके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। और फिर हमने ये बात की कि जो वोल्टेज हम यहाँ पे वो करेंगे, मेजर करेंगे, वो बेसिकली वो वोल्टेज है जो ये बल्ब कंज्यूम कर रहा है, जो ये रेजिस्टेंस कंज्यूम कर रही है। वो वोल्टेज, चूंकि अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस एक ही है, तो बैटरी वोल्टेज जो यहाँ पे बैटरी वोल्टेज होंगे वो यहीं पे ही कंज्यूम, टोटल सारे के सारे इसी में कंज्यूम होंगे। इसी चीज को हम आगे जाके बात करेंगे। फिर हमने बात की थी कि कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर हम ओम्स लॉ कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें फिर ये चीज हमने बताई थी कि इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सादा किया जाता है, और उसमें फिर मेन चीज आ जाती है कि हमें आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सीरीज सर्किट क्या है और पैरेलल सर्किट क्या है। और फिर हमने कुछ सवालात, कुछ मशकें की थी, जिसमें हमने वोल्टेज मालूम करने की कोशिश की थी, करंट मालूम करने की कोशिश की थी। और उसी में ही फिर हमने कहा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो इस सर्किट के अंदर करंट कितना होगा। तो जवाब ये था कि भाई इसके अंदर करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। जब भी सर्किट किसी भी जगह से ओपन है तो करंट विल नेवर फ्लो। और जब करंट नहीं फ्लो करेगा किसी सर्किट में से, तो करंट की जिद ही रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस जो है ना मीन ही नहीं रखती। तो वोल्टेज जो यहाँ पे 6 वोल्ट अगर अवेलेबल है, तो इस जगह के ऊपर तक 6 वोल्ट हमें मिलेंगे हमेशा। अगर हम मुझे रेजिस्टेंस के बाद, रेजिस्टेंस से पहले वाले जो वोल्टेज हैं वो रेजिस्टेंस के बाद भी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आगे सर्किट अगर किसी कोई फॉल्ट नहीं भी है तो मुझे पता चल जाएगा। अगर मुझे फॉल्ट का नहीं मालूम कि है कि नहीं है गाड़ी में, बट मैं जाता हूँ और बल्ब के इस जगह के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल के साथ मल्टीमीटर के साथ वोल्टेज चेक करता हूँ, मुझे 6 वोल्ट मिलते हैं। और फिर इस टर्मिनल पे चेक करता हूँ तो वो भी 6 वोल्ट मिलते हैं। तो इसका मतलब फिर मैं समझ जाऊंगा कि भाई आगे सर्किट कहीं पे टूटा हुआ है, कहीं पे ओपन है, कहीं पे कोई स्विच ओपन है, कोई कहीं पे कटा हुआ है, तार कटी हुई है। तो इस वजह से मुझे यहाँ से इस फॉल्ट का भी पता चल सकता है। और मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, किसी और इसी वायर के ऊपर अगर कहीं और पे कोई टर्मिनल है या कोई पॉइंट है जहां से मैं वोल्टेज मेजर कर सकता हूँ, तो मैं आगे चला जाऊंगा, वहां पे देखूंगा कि जी यहाँ पे जीरो हुए हैं कि नहीं हुए। अगर वो जीरो हो जाएंगे तो फिर मुझे पता चल जाएगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई ब्रेक है, और इस तरह से मैं उसको थोड़ा सा स्क्वीज करते हुए उस एग्जैक्टली उस पॉइंट पे पहुंचूंगा जिस पॉइंट के ऊपर ये ब्रेक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्किट डायग्नोसिस के पर्सपेक्टिव में। इलेक्ट्रिसिटी में जब भी आप ट्रबल शूटिंग डायग्नोसिस करने जा रहे हैं तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज द बेस्ट, क्योंकि ये वो लॉ है जो हमें वो सेंस प्रोवाइड करता है जिससे हम वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग करते हैं। और इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किरचॉफ लॉ का ताल्लुक ओम्स लॉ से क्या है। क्योंकि मैं बार बार ओम्स लॉ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी से ही सारी इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव करती है। जितनी एडवांस इलेक्ट्रिसिटी में आप जाएंगे, आपको हमेशा पीछे बैकग्राउंड में आपको यही V इज इक्वल टू आई आर ही मिलेगा। और फिर हम ये देखेंगे किरचॉफ लॉ की अफादियत, और इससे कुछ सर्किट फॉल्ट्स की मश्क करेंगे। हम कुछ सर्किट को सामने रखेंगे और उनके फॉल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लेके। फिर हम बात करेंगे लोड, स्विच, फ्यूज, रिले, पावर साइड वायर और ग्राउंड साइड वायर जो सर्किट के अंदर होती हैं, उनके गिर्द वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग कैसे की जाएगी। अगर टाइम मिला तो फिर हम थोड़ी सी बात वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की भी कर लेंगे इंशाल्लाह। यहां तक पिछला कोई कोई किसी किस्म का क्वेश्चन, तो यू आर मोस्ट वेलकम एलसीए कि हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। नो सर, आगे स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक ठीक है जी। मुझे सिर्फ 1 मिनट और दीजिएगा ताकि मैं थोड़ा सा अटेंडेंस भी मार्क करता जाऊं। थैंक यू जी। अच्छा, अब आप इस सर्किट को अगर देखें तो यहाँ पे हमें इस सर्किट के अंदर एक हमें वोल्टेज सोर्स या पावर सोर्स मिल रहा है, जो कि एक बैटरी की फॉर्म में है जिसमें 12 वोल्ट है। तो यहाँ पे एक फ्यूज भी लगा हुआ है और एक स्विच भी है, और यहाँ पे एक लोड है जिसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और एक दूसरा छोटा लोड है जिसकी एक और अगेन रेजिस्टेंस है। इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये बड़ा लोड है, इसकी रेजिस्टेंस कम है, ये छोटा लोड है। और इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, जो कि करंट मुझे किसी भी वजह से, या हो सकता है मुझे मैनुअल से ये करंट मालूम है। तो किरचॉफ लॉ है क्या। किरचॉफ लॉ ये कहता है कि सर्किट के अंदर जितना भी वोल्टेज मौजूद है, वो सारे का सारा अक्रॉस इसके जो लोड्स या रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कंज्यूम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस सर्किट के अंदर ये 2 लोड ही हैं, हम इनको लोड कंसीडर नहीं करते, इन वायरों को भी नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि इस किरचॉफ लॉ ये कह रहा है कि जितना वोल्टेज है, ये 12 वोल्ट जो है, वो यहाँ पे मुझे
कंज्यूम होके मिलना चाहिए, यानी कि 0 मिलना चाहिए। यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, हम जब भी चेक करेंगे इस पॉइंट को मल्टीमीटर के साथ इधर चेक करेंगे तो हमें 12 वोल्ट ही मिलेगा। इधर जब चेक करेंगे वो 12 नहीं मिलेगा। अगर इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो हमें वो 12 नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो उसमें 19-20 का फर्क आएगा। यहाँ पे जब आएंगे, जब लोड खत्म हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 मिलना चाहिए। अब जनरली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी प्रैक्टिसेस होती है, हमें पता है, हम कहते हैं यार ये ग्राउंड से ग्राउंड पे वोल्टेज कौन मेजर करता है। जस्ट आप थोड़ा सा देखें कि कभी भी आपने जिंदगी में जो जो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत काम भी किया है, कभी भी आपने मल्टीमीटर का एक टर्मिनल नेगेटिव इस पॉइंट के ऊपर और लोड के बाद इस पॉइंट के ऊपर, इस ग्रिप के ऊपर आपने कभी भी ग्राउंड साइड पे वोल्टेज चेक नहीं किया होगा, यानी माइनस टू माइनस आप वोल्टेज चेक नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि इस माइनस के हिसाब से जब आप एक पॉइंट लीड यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, आपको 12 वोल्ट मिलता है। और किरचॉफ वोल्टेज ये लॉ ये कहता है कि ये 12 वोल्ट जो यहाँ पे आए हैं, इन दोनों लोड जब ये गुजरेंगे उसके बाद तो यहाँ पे इनको 0 हो जाना चाहिए। तो मैं वोल्टेज यहाँ से यहाँ मेजर करूंगा और हमें 0 मिलते हैं। ये हमारी नॉर्मल एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी यही है कि हाँ, मैं जब अगर रखूं भी सही इसको तो मुझे यहाँ पे 0 मिलते हैं। व्हाट इफ के यहाँ पे 0 ना मिले, ये चीज, इसी को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और फिर अब आ जाएं स्टेटमेंट की तरफ कि सर्किट की तमाम रेजिस्टेंस, कि इस सर्किट में जितनी भी रेजिस्टेंस है, भले इन वायर की है, फ्यूज की है, इस स्विच की है, इसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। अगर आप स्विच अलग करके देखें, इनको हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया है और वायर्स को भी किया है, तो हमें कुछ ना कुछ इनमें रेजिस्टेंस मिलेगी। इस साइड पे भी मिलेगी, इस वायर के बीच में भी मिलेगी। बल्ब की रेजिस्टेंस तो है ही है, इस वायर में भी हमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी। तो ये कह रहा है कि सर्किट की तमाम रेजिस्टेंस सर्किट में मौजूद वोल्टेज को, इस वोल्टेज को अपने प्रोपोर्शन के, अपने तनासुब के हिसाब से, अगर ये बड़ी है तो ये बड़ी वोल्टेज कंज्यूम करेगी। इस वोल्टेज को ये अपनी तनासुब के हिसाब से, अपने वजन के हिसाब से कह लें या अपने साइज के हिसाब से, ये इस वोल्टेज को खाएगी। कंज्यूम करना मतलब इस्तेमाल करना, खाना। और ये मतलब ये है कि ये जो बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस है ये ज्यादा वोल्टेज खाएगी, ये छोटी रेजिस्टेंस कम वोल्टेज खाएगी। ठीक है। और तमाम की तमाम जो वोल्टेज है वो इस लोड के बाद खत्म हो जाएगी, वो कंज्यूम हो जाएगी इन्हीं लोड्स के ऊपर। अगर इसके अंदर चौथा लोड, यहाँ पे तीसरा लोड होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वोल्टेज जाती है वो 12 में से कुछ हिस्सा इधर आता, कुछ हिस्सा इधर आता और कुछ हिस्सा इधर आता, और फिर यहाँ पे 0 मिलता है। यहाँ पे 0 नहीं मिलता हमें। अगर यहाँ पे एक बल्ब होता तो सारी के सारे 12 वोल्ट इसी बल्ब ने खाने थे और आपको यहाँ पे 0 वोल्टेज इस साइड पे मिलती, क्योंकि ये यहाँ पे आगे कोई लोड ना होता। अब दो है तो हमें यहाँ पे 0 वोल्ट मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ पे कुछ और वोल्टेज मिलते हैं। और वो वोल्टेज मालूम करना, उसको इंटरप्रेट करना, इसी से हमें डायग्नोसिस के अंदर काफी ज्यादा फायदा मिलता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस दोनों बराबर हों, अच्छा एक रेजिस्टेंस अगर है इस साइड पे देखें लेफ्ट बॉटम में, तो 6 वोल्ट है यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस 6 वोल्ट, अगर आप, मैं यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी के 6 वोल्ट मेजर इन दो टर्मिनल पे कर दूंगा, 6 मिलेंगे। इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो बल्ब की जो ग्रिप है या इंजेक्टर समझ ले की ग्रिप है, इन पे जो मैं मेजर करूंगा तो मुझे यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा। ये इस 12 वोल्ट को हम ये नहीं कहेंगे, ये 6 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट यहाँ पे, तो 6 वोल्ट मिलेगा। तो ये 6 वोल्ट बैटरी के वोल्टेज मैं नहीं कहूंगा इसको। जब मैं लोड के क्रॉस वोल्टेज मेजर करूंगा तो उसको मैं कहूंगा कि ये जो है ना, ये वोल्टेज ड्रॉप है जो कि ये लोड करा रहा है। ठीक है। अब चूंकि ये एक है तो उसमें जितने वोल्टेज इसके हैं वो इधर ही कंज्यूम होंगे। जब दो हैं तो इधर तो 12 नहीं मिलेंगे इस जगह के ऊपर। यहाँ पे तो मुझे छः हैं तो 6 मिलेंगे, यहाँ 12 हैं तो यहाँ 12 या 12 नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आ गई है, कुछ उसको भी हिस्सा चाहिए। एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाती है तो कुछ उसको रेजिस्टेंस वो हिस्सा चाहिए होगा। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, यहाँ पे जंग लग जाता है इस कनेक्शन के ऊपर, यहाँ पे कोई ग्रिप लगी हुई है, कनेक्शन लगा हुआ है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो क्या होगा? तो ये वोल्टेज इसके भी कम हो जाएंगे, इसके भी कम हो जाएंगे, और जो मिलेंगे, जो ड्रॉप होंगे, और वो कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होंगे। तो जिसकी वजह से सारे फॉल्ट्स, और हमने शुरू में बात की थी कि तमाम जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर फॉल्ट्स होते हैं उनका मंबा एक ही है, और वो क्या है? रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसको हम ओपन कहते हैं। जब ओपन सर्किट होता है तो उसका मतलब है रेजिस्टेंस वहां पे, यहाँ पे अगर सर्किट ओपन हो जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें इन्फिनिटी मिलती है। और मल्टीमीटर कहता है कि ओपन, ओएल शो करता है कि ओपन लूप है, ओपन सर्किट है। तो वो उसका मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस बेनतहा है, मल्टीमीटर उसको मेजर ही नहीं कर पा रहा। और शार्ट होगी तो फिर वो कहेगा कि यहाँ पे 0 रेजिस्टेंस है।
ठीक है, इस जगह के ऊपर अगर शार्ट हो जाए तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस मेजर करूंगा तो मुझे 0 रेजिस्टेंस मिलेगी, और इस जगह के ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो यही रेजिस्टेंस का बढ़ना घटना, अनडिजायर घटना, ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली सर्किट के अंदर फॉल्ट्स पैदा करता है। और अगली चीज हमने कही थी कि हमने जो V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा जाता है एकेडमिकली, हमने कहा कि हम डायग्नोस्टिक में V इज इक्वल टू आई आर नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं I इज इक्वल टू V ओवर आर, कि करंट जो है वो वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट सर्किट की बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगी। आज इस पूरे सर्किट में ये दो रेजिस्टेंस अगर हम मानते हैं कि सिर्फ दो हैं, इनको हम इग्नोर करते हैं, और यहाँ पे किसी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गई है किसी टर्मिनल के ऊपर या इस जगह के ऊपर, तो क्या होगा, करंट क्या होगा, करंट बेसिकली आर टोटल है, 4 ओम ये है, 2 ओम है, यहाँ पे 40 ओम ये हो जाती है, तो हमारे पास टोटल 46 ओम हो जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 46 जब हम करेंगे तो करंट बहुत कम आएगा। जब करंट बहुत कम आएगा तो ये हो सकता है बल्ब जले, ये हो सकता है ये हल्का जले, और ये बिल्कुल जले ही ना, क्योंकि इसको जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो उससे कहीं ज्यादा होंगी। तो इसमें ही फिर ये है कि जब हम इसकी बात करते हैं कि जी ये किरचॉफ लॉ जो ये कहता है कि सर्किट की तमाम रेजिस्टेंस, जी अली आपने हाथ रेज किया है, अगर कोई है तो जरूर पूछें। जी सर, इधर एक क्वेश्चन है, जिस तरह ये फिगर के अकॉर्डिंगली हमारा करंट यहाँ पे 2 एम्पीयर शो कर रहा है, और आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ये दो लोड या रेजिस्टेंस यहाँ पे हैं तो यहाँ पे पहले लोड पे हमारा 8 वोल्टेज होगा, दूसरे लोड पे 4 वोल्टेज होगा, ये टोटल एम्पेयर सर ये पूरे सर्किट में 2 एम्पेयर ही रहेगा? जी, जब उसकी सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम है जितनी है उसके हिसाब से वो सर्किट, अगर 6 ओम रेजिस्टेंस है तो आप ये देखें आई V12 है डिवाइडेड बाय आर टोटल, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, तो 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2, इस वजह से आया है। अगर ये अब आइडियली तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि सर्किट को डिजाइन ही ऐसा किया गया, और यहाँ पे या इस जगह पे कोई और एडिशनल रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, किसी वजह से इस स्विच के ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इसका कनेक्शन लूज हो जाता है। हमने उस पर भी बात की थी कि रेजिस्टेंस बढ़ती किन किन वजूहत से है, या जो वायर यहाँ पे लगी हुई है उसके अंदर जो धागे या रेशे होते हैं उनमें से एक कनेक्टेड रह जाता है, बाकी सारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो फॉर एग्जांपल वो 40 ओम बढ़ गई तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 40 + 4 + 2 वो बन जाएगी 46, 46 बन जाएगी। तो 46 को जब 12 को हम डिवाइड करेंगे 46 से, तो मेरा जो रिजल्ट जो जवाब आएगा वो बहुत कम होगा, वो 2 से वो पॉइंट्स जो है ना मिली एम्प्स के की तरफ जा रहा होगा, यानी कि 40 1 डिवाइडेड बाय 40 मैं अगर करूं तो बहुत नीचे चला जाएगा, कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, मैं तो वो करंट कम हो जाएगा। जो भी करंट होगा फिर वो सर्किट में वो हर जगह पे हर लोड से फिर वही गुजरेगा। टोटल रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर करंट, सर्किट का करंट जो है ना बेस करता है, एक लूप का सीरीज सर्किट का जो करंट है वो बेस करता है सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस से। इस रेजिस्टेंस में ना सिर्फ इस लोड की होती है आइडियली, बल्कि इस स्विच की भी रेजिस्टेंस शामिल होती है, इस फ्यूज की भी रेजिस्टेंस शामिल होती है, इन वायर्स की भी रेजिस्टेंस शामिल होती है, इन टर्मिनल्स में अगर कोई कनेक्शन में मसला आता है तो उसकी भी शामिल होती है। तो उसकी वजह से आपका करंट का फ्लो में फर्क आ जाता है, जो फ्लो जो भी होगा वो भले 0.01 हो भले 2 एम्पेयर हो, वो हर जगह पे फिर सर्किट की हर जगह पे वही गर्दिश करेगा, वही फ्लो करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता। फिर रेजिस्टेंस कहीं और मजीद बढ़ जाती है तो वो करंट और कम हो जाएगा, और करंट ही है जिसने इस लोड को काम कराना है। अगर करंट इस लोड को काम नहीं, वो इतना कम हो गया है, कोई लोड को सही तरीके से काम नहीं करा रहा, तो क्या होगा, सर्किट में कोई फॉल्ट प्रोड्यूस होगा। वो हल्का काम करा रहा है, हो सकता है वो बल्ब को रोशनी हल्की हो जाती है, या फैन है उसकी स्पीड हल्की हो जाती है, या कोई और चीज है कि चलती ही नहीं है, कि करंट इतना कम हो गया है। तो यही फॉल्ट्स हैं बेसिकली। तो आगे चलते, आई होप मैंने आपको आंसर कर दिया है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, अब हम बात करते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस बराबर होंगी तो ये जो वोल्टेज है वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाए। अगर ये भी 4 ओम है ये भी 4 ओम है, तो मैं यहाँ पे जब वोल्टेज चेक करूंगा इन दो टर्मिनल्स के ऊपर, तो मैं मुझे क्या मालूम होगा,
अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम वालेकुम सर। जी, सलाम जी सर, सॉरी मैं स्क्रीन अगेन नेटवर्क का इशू बन गया तो मैं डिस्कनेक्ट हुआ। अभी मैं मोबाइल डाटा पे आ गया हूँ। आई होप ये प्रॉब्लम अभी नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो अ, जी स्क्रीन मेरी विजिबल हो गई। जी सर। जी सर। थैंक यू जी। तो मैं बात कर रहा था कि अगर रेजिस्टेंस दो बराबर होंगी तो बराबर रेजिस्टेंस में जो सॉरी मैं उस वक्त 4 कह रहा था। तो जब 4 होगा 12 वोल्ट है तो मेरे करंट में भी फर्क आएगा। ठीक है जी। तो अगर रेजिस्टेंस बराबर होंगी दोनों में तो फिर होगा ये कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 6 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा, 6 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा। होगा क्या कि यहाँ पे जब मैं मेजर करूंगा तो मुझे यहाँ पे 12 वोल्ट की बजाय 6 वोल्ट मिलेंगे। लीड मेरी यहाँ पे होगी और इस टर्मिनल पे होगी तो मुझे 6 वोल्ट मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे 6 वोल्ट मिलेंगे। तो इसको हम आगे चलते हैं। तो दर हकीकत ये लॉ भी ओम्स लॉ से माखूज है। और इसमें क्यों ओम्स लॉ से माखूज है वो इस वजह से है कि वी ड्रॉप जब हम बात करते हैं, और मैंने दोबारा दोबारा बता दूं कि बैटरी के जब हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो हम वोल्टेज लेवल मालूम कर रहे हैं। नेगेटिव टर्मिनल से इस पॉइंट पे अगर हम कोई वोल्टेज मालूम करते हैं तो ये वोल्टेज हम बेसिकली एक तरह से वोल्टेज हम मालूम कर रहे हैं, वोल्टेज लेवल को मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली जो लोड के क्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप मालूम करते हैं, दो टर्मिनल के ऊपर, लोड के दोनों टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज मालूम करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे, पावर साइड और ग्राउंड साइड पे, वो वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो आप ये देखें कि वोल्टेज ड्रॉप अगर मैं इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मालूम करूंगा तो वो होगा ये करंट मल्टीप्लाई बाय ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो यहाँ पे दो दो एम्पियर करंट इस सर्किट में से गुजर रहा है तो 4 ओम की वैल्यू है, तो इस जगह के ऊपर 8 वोल्ट ड्रॉप होंगे। तो जब 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गए, टोटल 12 थे, तो मुझे इस पूरे एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मिलेंगे? 12 - 8 मुझे यहाँ पे 4 वोल्ट मिलेंगे। जब मैं इसके साथ इस जगह का कोई वोल्टेज लेवल नेगेटिव टर्मिनल के साथ चेक करूंगा तो मुझे कितने मिलने चाहिए? 4 वोल्ट। वो 4 वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जब यहाँ पे चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि वो 4 जो बचे हुए हैं, 8 वोल्ट इसने खा लिए, 12 में से 8 यहाँ से यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे मुझे 4 वोल्ट मिलेंगे। तो वो 4 वोल्ट यहीं पे ही सारे कंज्यूम होंगे। तो इस वजह से जब मैं मल्टीमीटर का टर्मिनल एक यहाँ पे रखूंगा और एक यहाँ पे रखूंगा तो मुझे यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा। और यहाँ पे 4 वोल्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि 8 इसने खा लिए, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो मुझे इस सारी जगह पे 4 वोल्ट मिलने चाहिए। जब मुझे ये कॉन्सेप्ट पता चल गया तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे अगर मुझे 4 वोल्ट नहीं मिलते, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि भाई बीच में कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे या यहाँ पे किसी जगह पे रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो और सारे फॉल्ट्स, किसी भी किस्म का जो सर्किट के अंदर फॉल्ट है उसका ताल्लुक याद रखें और ग्रिल कर लें अपने दिमाग में, उसका ताल्लुक रेजिस्टेंस बढ़ने या कम होने से है। ठीक है जी। तो जब हम हमारी रेजिस्टेंस को इस एक करंट से जरब देते हैं तो जो वोल्टेज, ये वही वाली बात है कि वी ड्रॉप R1 के अगेंस्ट जब मैं करता हूँ, ये वाला फर्स्ट रेजिस्टेंस है तो 8 वोल्ट है, और इसके ऊपर जो ड्रॉप आएगा वो करंट जब इसमें से गुजरेगा 2 एम्पेयर का, तो 2 2 जा 4 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको मजीद देखते हैं। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ की सर्किट डायग्नोसिस में क्या अफादियत है? तो इस डायग्राम को अगर आप देखें वो वही डायग्राम है, और इसमें क्या है कि 2 एम्पेयर इसमें से गुजर रहे हैं। क्यों गुजर रहे हैं? क्योंकि वोल्टेज 12 है और 6 ओम की रेजिस्टेंस है। वोल्ट 12 डिवाइडेड बाय 6 तो 2 एम्पेयर का ये सर्किट है। इस 2 एम्पेयर के सर्किट में इस सारे करंट ने हर जगह से, मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिन्होंने पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी हुई, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो 2 एम्पेयर का करंट है वो हर जगह से फ्लो करेगा। तो जब इधर से फ्लो करेगा तो 8 वोल्ट, 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहे होंगे, इधर से करेगा तो 4 वोल्ट ड्रॉप हो रहे होंगे। अब अगर मैं बैट जो मल्टाईमीटर है, ये समझे मल्टीमीटर है यहाँ पे या मल्टाईमीटर कह लें, इसकी जो एक लीड है नेगेटिव वाली, वो मैंने नेगेटिव पे लगा दी, और दूसरी लीड में जब इधर मेजर करूंगा तो मुझे कितने वोल्ट मिलने चाहिए? यहाँ पे कोई लोड नहीं है। हम इनको जो सर्किट डायग्नोसिस में जो सेंसर वाला सर्किट नहीं होता, एक जनरल सर्किट है, तो उसमें फ्यूज हो गया, स्विच होगा, हम उसकी परवाह नहीं करते। तो हमें 12 वोल्ट मिलता भी नहीं है। 12 से हल्का सा पॉइंट्स में कमी में हमें मिलेगा। अगर 12.6 यहाँ पे है तो हो सकता है यहाँ पे 12.5 मिले मुझे।
तो वो जो मिलेंगे तो वो बैटरी वोल्टेज मुझे यहाँ पे मिलेंगे। इस जगह पे रखूंगा तो यहाँ पे भी बैटरी वोल्ट मिलेंगे। इस जगह के ऊपर रखूंगा अगर, तो वही वाली बात है, या इस जगह पे रखूंगा ग्राउंड साइड पूरी, ये जो सारी की सारी ग्राउंड साइड है इधर रखूंगा तो 0 मिलेंगे। अब वो कहता है जी कि पॉइंट 1 और 2 पे नेगेटिव या ग्राउंड टर्मिनल की निस्बत हम बारी बारी वोल्टेज चेक करें, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम बारी बारी वोल्टेज चेक कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल की निस्बत से, तो यहाँ पे मुझे 12 वोल्ट मिल रहे हैं और यहाँ पे 0, जो कि नॉर्मल है, जो हमें सबको मालूम है। तो हमें 0.1 बैटरी वोल्ट मिलते हैं क्योंकि सर्किट में इस पॉइंट तक कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। 12 वोल्ट मिलते हैं क्योंकि सर्किट में कोई हम इनको रेजिस्टेंस यहाँ पे फ्यूज और उसकी रेजिस्टेंस को 0 मान रहे हैं, और वायरों की रेजिस्टेंस को भी। 0.2 पे हमें 0 वोल्ट मिलते हैं क्योंकि किरचॉफ लॉ के मुताबिक क्या था कि सर्किट के अंदर जो मौजूद लोड्स हैं या जो रेजिस्टेंस है वो सारी की सारी वोल्टेज वो खा जाएगी। तो ये वोल्टेज खा गई, ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस खा गई, तो अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें 0। जबकि आप कभी तजर्बा कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 0 वोल्ट एक्चुअली नहीं मिलेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो वायर है इसकी भी रेजिस्टेंस है थोड़ी सी, तो वो पॉइंट्स में हमें मिलेंगे, 0.01 मिल जाएगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पे भी मिलेंगे ग्राउंड साइड के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो वोल्ट किरचॉफ वोल्टेज लिया ला हमने जो बात की कि सारी जो वोल्टेज है वो तमाम रेजिस्टेंस में अब उनके तनासुब से, उनके साइज के हिसाब से ड्रॉप होगी, तो इधर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी। वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी? जब नेगेटिव टर्मिनल से मैं इस पॉइंट तक करूंगा तो इस वायर के इस हिस्से की ये वोल्टेज ड्रॉप होगी जो कि 0 पॉइंट समथिंग होगी। तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर हम इस पॉइंट 2 पे 0 की बजाय कुछ वोल्टेज 1 या 2 मिल जाए, यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ और 1 मिल जाता है या 2 मिल जाता है, इसका मतलब क्या है? जिसको उर्फ आम में हमारे यहाँ कहा जाता है कि ग्राउंड साइड हाई हुई हुई है, कि यहाँ पे वोल्टेज आया हुआ है। वो वोल्टेज क्यों आया है? वो कहीं से किसी ने यहाँ पे ये तो नहीं किया कि यहाँ से जो ना इंजेक्ट कर दिया और यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया, नहीं। उसकी वजह यह है कि इस एरिया में कहीं ना कहीं कोई रेजिस्टेंस आई है। जब भी रेजिस्टेंस आएगी इनके वोल्टेज कम होंगे और वो उसके लिए वो ये हिस्सा छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, ये नेचुरल अमल है। ठीक है जी, इस पॉइंट को, और इससे हमें क्या फायदा है? इस चीज से मालूम होने से क्या फायदा? अगर मुझे ग्राउंड साइड में चेक करता हूँ, इस टर्मिनल तक मैं चेक करता हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ वोल्टेज मिलते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि भाई इसका मतलब है मुझे इस सर्किट में इस साइड पे फॉल्ट मिल रहा है, तो मैंने इस फॉल्ट को तलाश करना है। तो जवाब वही है जो मैंने अभी बात की है कि यहाँ पे कोई छुपी हुई रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे मुझे 1 या 2 वोल्ट मिल रहे हैं तो इसका मतलब है इस साइड पे यहाँ पे कोई ना कोई छुपी हुई रेजिस्टेंस है और वो इस पॉइंट से आगे है, ये याद रखिएगा। हाँ, ये हो सकता है मैं इधर पीछे चला जाऊं तो 1 ही रहे या 1 पॉइंट समथिंग हो, तो लेकिन ये कंफर्म है कि इस पॉइंट से आगे रेजिस्टेंस, इस पॉइंट से आगे बढ़ी है, जहां कहीं पे भी बढ़ी है। तो कैसे कैसे ये है किरचॉफ लॉ के मुताबिक जो मैंने पहले बात की है कि मुकम्मल सर्किट वोल्टेज ने सर्किट की 2 रेजिस्टेंस में कंज्यूम होना था और हमें दोनों रेजिस्टेंस के बाद 0 वोल्ट मिलने थे, पर वो नहीं मिले, तो इसका मतलब ये कि इस पॉइंट से आगे कोई रेजिस्टेंस यकीनन मौजूद है। तो हम इस छुपी हुई रेजिस्टेंस की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम कर सकते हैं? कोई दोस्त मुझे जवाब देना पसंद करेगा? मे बी आई थिंक सो। हाँ जी, कोई और दोस्त जवाब देना चाहे तो प्लीज, थोड़ा सा आपकी पार्टिसिपेशन भी हो। बाजू का ऐसे लगता है कि मैं दीवार के साथ बात कर रहा हूँ, हो तो सकता थोड़ा है। सा आपकी। जी जी। जी सर, आई थिंक सो कर सकते हैं। हाँ जी, कोई। मल्टीमीटर की मदद से रेजिस्टेंस चेक जी, कर सकते मल्टीमीटर हैं। ही लाजमन चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम एग्जैक्ट पॉइंट को, पिन पॉइंट हम लोकेशन मालूम कर सकते हैं, तो कैसे मालूम कर सकते हैं? अच्छा, उसमें सिंपल यही है कि मैं देखूंगा कि मेरे इस वायर के ऊपर कोई कनेक्टर या कोई चीज है, तो मैं उस कनेक्टर पे जाऊंगा और इस पॉइंट को, जो लीड है मल्टीमीटर की, उसको उधर रखूंगा। जहां पे मुझे 0 वोल्ट मिलेगा, जिस जगह के ऊपर, यानी कि एक लीड मेरी यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे है और इसी नेगेटिव वायर के ऊपर मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा, जहां पे आसान होगा, जहां पे बिल्कुल ही कोई कनेक्टर नहीं होगा, फिर वहां पे मैं तार को पंक्चर कर सकता हूँ कि वहां पे पिन लगा के, तो उसकी जो इंसुलेशन को के अंदर पिन लगा दूंगा तो वो वायर से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो लीड आएगी ये वाली, इधर जब मैं शिफ्ट करूंगा, जिस जगह के ऊपर 0 वोल्ट हो गए, यानी कि 0.0102 आ गए, 1 से वो फर्क आ गया, उसका मतलब है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वो रेजिस्टेंस, छुपी हुई रेजिस्टेंस मौजूद है।
तो मैं फिर उसको मजीद स्क्वीज करता जाऊंगा, इसको फिर पीछे लाऊंगा, तो फिर मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट पहुंच जाऊंगा कि वहां पे जो फॉल्ट है वो कहाँ पे है, वो एग्जैक्टली मुझे मिल सकता है। अब बहुत सारे हमारे दोस्त जो है ना, जो पुराने दोस्त हैं जिन्होंने ईएफआई गाड़ियों से, कंप्यूटर वाली गाड़ियों से हट के काम, वो जो कटआउट वाला खाता, वो डायरेक्ट करंट ये वो करना, तो उनसे काफी उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि वो बेसिकली क्या होता है, किसी ना किसी जगह पे रेजिस्टेंस बढ़ी होती है। और रेजिस्टेंस बढ़ने की हमने पीछे लेक्चर्स, आप सेकंड लेक्चर में मैं काफी डिटेल डिस्कशन की है, या थर्ड में भी शायद उसकी स्लाइड है, जिसमें हमने बताया कि रेजिस्टेंस किस किस वजह से और क्यों जो है ना उसमें प्रॉब्लम आती है। लूज कनेक्शन हो गया, वायर के स्टैंड टूट गए या धागे टूट गए, या वहां पे क्रोजन आ गई, कनेक्शन लूज है। इसी तरह से वहां पे अगर हीट आ गई, उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस में फर्क आ जाता है। इसी तरह से कुछ और चीजों को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो रेजिस्टेंस को हम इस वोल्टेज, आप ये देखें, आप कोई कनेक्टर नहीं खोल रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ पे अगर कनेक्टर लगा हुआ है तो आप उसको बैक प्रोब भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमें लाइव सर्किट में वोल्टेज यहाँ पे मेजर करना है। अगर हम रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी की तरफ जाते हैं तो हमें वोल्टेज बंद करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंटरमिटेंट प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से कनेक्टर खोलने की वजह से वो उसी में कोई मसला होता है, खुलता है, फिर बंद करते हैं, सर्किट सेट हो जाता है और हमें कंफर्म ही नहीं होता कि मसला था क्या। तो इससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो जाता है वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग से। ठीक है जी, इसको वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग भी कहते हैं। हम आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं जी। आई होप क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से हम इसको एग्जैक्ट मालूम कर सकते हैं। जी सर। अच्छा जी, अब अगला सवाल है कि अगर हमें पॉइंट 1 और 2 पे वोल्टेज ठीक मिल रहे हैं, 1 पे 12 वोल्ट मिलते हैं, 2 पे 0 वोल्ट मिल रहा है, पर सर्किट में मौजूद दूसरा बल्ब R2 जो है, ये वाला बल्ब, ये ठीक काम नहीं कर रहा, ये लोड ठीक काम नहीं कर रहा, तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को इस्तेमाल करते हुए इस प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोज करेंगे, ये आप मुझे अब बता दें। यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे 0, इस जगह तक 0 वोल्ट मिल रहे हैं। इधर से मैं जब नेगेटिव टर्मिनल के साथ मल्टीमीटर की एक लीड रखता हूँ, दूसरी को यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे 0 मिलते हैं, दूसरी को जब यहाँ पे इस टर्मिनल तक रखता हूँ तो 12 वोल्ट मिलते हैं। तो लेकिन बल्ब मेरा काम नहीं कर रहा, और बल्ब मैंने अलहदा से एक और सर्किट में चेक किया, वो ठीक है। तो अब मसला कहाँ पे रह जाता है, सर्किट के अंदर रह जाता है, तो वो कैसे डायग्नोज होगा। हाँ जी। तो सर उसका सर्किट के रास्ते से ब्रेक डाउन ना हो। नहीं, ब्रेक नहीं है, ठीक काम नहीं कर रहा, यानी कि काम कर रहा है, ठीक काम नहीं कर रहा, बत्ती सर आ उसके रही है। लिए वोल्टेज ड्रॉप चेक करेंगे, वोल्टेज पूरे हाँ आ जी, रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हैं, अगर तो मुझे करंट और इसकी रेजिस्टेंस मालूम है तो मैं ये मैयर टोटल कैलकुलेट करके फिर चेक कर लूंगा, अदरवाइज मैं इसको चेक करूंगा। इसको चेक करने के बाद फॉर एग्जांपल ये 8 ही आते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ तक प्रॉब्लम कोई नहीं है, और 12 में से मैं 8 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4। तो मैं देखूंगा कि इस पॉइंट पे मुझे 4 वोल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर बल्ब ठीक नहीं काम कर रहा और यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 वोल्ट यकीनन नहीं मिलेंगे। वो क्यों नहीं मिल रहे, या हो सकता है इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, या हो सकता है इधर कोई रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, इस वायर में कहीं पे रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है। तो उसी तरह से फिर मैं चेक करता जाऊंगा वोल्टेज लेवल को, तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पे फॉल्ट है। ठीक है जी। तो इसके मैंने 2-3 तरीके यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, उसमें मैं इसको पढ़ देता हूँ। ये कोई मेन चीज वही है जो मैंने अभी बयान की है। ओम्स लॉ को हम इस्तेमाल करें और उसकी जो है ना करते हुए, या तो दोनों वोल्टेज के गिर्द, सॉरी लोड्स के गिर्द वोल्टेज ड्रॉप मालूम करें, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मालूम करें, यहाँ पे मालूम करें। तो जब हम यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मालूम करेंगे, ये तो 8 मिल जाएगा, लेकिन इसको 4 मिलना चाहिए था, ये 4 नहीं मिले, मिसाल 3 मिलता है। तो 8 और 3 को, ये टोटल 2 लोड है सर्किट में, तो 8 और 3 को जब मैं जमा करूंगा वो 11 होगा। तो इसका मतलब है 1 वोल्ट कहीं पे खाया जा रहा है। तो फिर वो है, मैं उस 1 वोल्ट की तलाश में किसी रेजिस्टेंस को ढूंढूंगा कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कहाँ पे है। जब मुझे यहाँ पे 0 मिल रहा है और इधर 12 मिल रहा है इस पॉइंट पे, और 0 इधर मिल रहा है नेगेटिव टर्मिनल के हिसाब से, तो इसका मतलब है ये साइड भी मेरी क्लियर है और ये साइड भी क्लियर है। अगर यहाँ पे 12 से कम मिल रहा होगा तो इसका मतलब है कुछ वोल्टेज यहाँ पे खाया गया है। इस पॉइंट पे अगर मुझे 12 से कम मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो इसका मतलब है वोल्टेज यहाँ पे खाया गया है। अगर इधर 0 से ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब है ग्राउंड साइड पे खाया गया है। तो इसलिए सर्किट इंटेग्रिटी, हम कहते हैं कि सर्किट ठीक है या नहीं है, उसकी वायरों को अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे बेस्ट चीज है आसान, जहां पे आसानी हो, मैंने शुरू में कहा था कि जहां पे आसानी हो रेजिस्टेंस चेक करें, जहां पे आसानी हो कंटिन्यूटी चेक करें, और अगर कहीं पे मुश्किल है तो ये भी बहुत आसान चेक है कि यहाँ पे रखें मल्टीमीटर की एक लीड को, एक को इधर करें, आपको इस वायर के अंदर अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो आप समझ, और आपको सर्किट का पता होना चाहिए कि इस वायर में क्या क्या लगा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर 12 की बजाय 11 मिल रहा है, 12 से थोड़ा कम मिलेगा लेकिन पॉइंट्स में,
कम होगा। अगर 11 मिल रहा है तो इसका मतलब है इस वायर में कोई प्रॉब्लम है। और अगर इस पॉइंट में यहाँ तक अगर मुझे 0 नहीं मिल रहा या 0 पॉइंट समथिंग नहीं मिल रहा और 1 या 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब है मेरी ग्राउंड साइड की जो वायर है उसमें प्रॉब्लम है। इतना आसान चीज है। फिर इसी में फिर मैंने बात की है कि पहले बल्ब के ग्राउंड टर्मिनल से बैटरी के ग्राउंड टर्मिनल के साथ वोल्टेज मालूम करें। पहले यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज मालूम करें जो कि 12 मिलेंगे, और पहले और दूसरे बल्ब के बीच वायर में कोई मसला नहीं है, तो यही वोल्टेज दूसरे बल्ब के पावर टर्मिनल मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलते तो वायर में कहीं मसला है। तो इसको थोड़ा सा वो बैठ के देखिएगा तो फिर समझ आ जाएगी स्टेटमेंट्स की। हम जरा अभी क्विकली थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि टाइम भी बढ़ रहा है। दोनों बल्ब के गिर्द मल्टीमीटर से वोल्टेज ड्रॉप चेक करें। ये जो मैंने अभी पहले बात की थी, इधर भी चेक करें उधर भी करें और दोनों को जमा करें किरचॉफ लॉ के मुताबिक। इन दोनों की जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रही होगी वो बैटरी वोल्टेज के तकरीबन बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है वो बराबर तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे वोल्टेज ड्रॉप है। और चूंकि बल्ब सही तरीके पे काम नहीं कर रहा तो वोल्टेज बैटरी के वोल्ट के बराबर, टोटल वोल्टेज बैटरी के ड्रॉप जो है वो बैटरी वोल्टेज के बराबर नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम इस फॉल्ट को डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये जब भी आपने सर्किट चेक करना हो, ये बहुत आसान चेक है। अक्सर सर्किट्स में जो सादा से सर्किट होते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इसको लाजमन चेक कर लें। कोई प्रॉब्लम है ग्राउंड साइड को आप लाजमन चेक करें। जहां पे भी कहीं पे आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, इवन सेंसर्स के केस में भी आप ये चीज करते हैं कि सेंसर की रीडिंग को कंफर्म करने के लिए, सेंसर के सर्किट को कंफर्म करने के लिए, तो आप ये वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करेंगे ग्राउंड साइड पे भी और लोड की पावर साइड के ऊपर भी। और ये वायर जो है ना, इस लोड के लिए ग्राउंड साइड है, इस लोड के लिए ये पावर साइड है, क्योंकि ये 8 इसके वोल्टेज ड्रॉप थे तो 12 - 8 4 वोल्ट यहाँ पे है, तो 4 वोल्ट की ये पावर लाइन, ये 4 वोल्ट की पावर लाइन है। ये लाइन 12 वोल्ट की पावर लाइन है और इधर क्या है, ये ग्राउंड लाइन है। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए ये बेसिकली वो है ग्राउंड साइड कह लें। ठीक है जी। तो कोई चीज आपको ना समझ आई हो तो मुझे जरूर बताएं ताकि मैं उसको क्लियर करूं, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, कोई जवाब दे देंगे मुझे काइंडली। ठीक है सर, ओके। जी अली भाई, सर आप कुछ सवाल वोल्टेज पूछ। ड्रॉप तो कंप्लीट समझ आ गई है कि कैसे चेक करना है ग्राउंड से, और वो जो लोड लगा हुआ है वहां से हमने प्रोब लगानी है। ये जो आप कंटिन्यू कह रहे हैं इसके लिए सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा? कंटिन्यूटी के लिए जी बिल्कुल। कंटिन्यूटी में चूंकि वोल्टेज इंजेक्ट किए जाते हैं तो उसमें हम बेसिकली सर्किट को ब्रेक करते हैं। बेसिकली वोल्टेज उसमें से निकालते हैं सर्किट में से और उसको आइसोलेट करते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में ये बात की हुई है कि अगर मैंने यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी मालूम करनी है तो बेसिकली मैं इसको यहाँ से निकालूंगा और इसको यहाँ से निकालूंगा, तो इस वायर में कंटिन्यूटी चेक करूंगा। कंटिन्यूटी से पता ये चलेगा कि वायर कहीं पे ब्रेक है कि नहीं है। कंटिन्यूटी मुझे ये नहीं बताएगी कि इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है कि नहीं बढ़ी हुई। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ी हुई है, मैंने यहाँ से खोला है और यहाँ से खोला है और कंटिन्यूटी मैं चेक करता हूँ, तो मुझे वो कंटिन्यूटी देगा। ठीक है जी। तो इसमें अगर रेजिस्टेंस कुछ बढ़ी हुई है जो कि इसको इफेक्ट कर रही है तो वो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा उसके साथ, वोल्टेज ड्रॉप के साथ वो पकड़ी जाएगी। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप के टेस्टिंग के तरीके हम उस पीछे जो स्लाइड्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें काफी सारा हमने कवर कर लिया है, लेकिन अब हम दोबारा इसको स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं ताकि चीजों को जरा पिक्टोरियल डिपिक्शन के साथ हमें जरा क्लैरिटी के साथ आइडिया हो जाए। बैटरी वोल्टेज चेक करना, जब भी आप वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग पे जा रहे हैं, कोई सर्किट, इवन सर्किट डायग्नोसिस के ऊपर जा रहे हैं जिसमें आपने वोल्टेज मेजर करने हैं, सबसे पहले आपने बैटरी वोल्टेज चेक करने हैं। क्योंकि कई दफा होता है कि बैटरी के वोल्टेज डाउन हो चुके होते हैं और हम वो चेक करते नहीं है और हमारे जहन में होता है कि 12.6 है, 12 वोल्ट है, बैटरी के वोल्टेज इतने होते हैं। तो हम उसी पर्सपेक्टिव में जब हम आगे जाते हैं वोल्टेज मेजर करते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये तो प्रॉब्लम है, जबकि वो प्रॉब्लम होता नहीं है, बैटरी के वोल्टेज ही डाउन होते हैं। तो इसके अलावा चूंकि ये फाइल में कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो ना सिर्फ ये कि वोल्टेज लेवल का ये मसला है, बैटरी के वोल्टेज कम हो तो उनके जो कंप्यूटर्स हैं वो मिसबिहेव करते हैं। तो इसलिए भी जरूरी है कि जो कम्युनिकेशन के नेटवर्क के डायग्नोसिस हम करते हैं तो सबसे पहले बैटरी के वोल्टेज चेक करने चाहिए। हाँ जी अली भाई। सर सॉरी, यहाँ पे सर आपने बैटरी वोल्टेज का बताया कि सबसे पहले बैटरी वोल्टेज चेक करना है। जिस तरह ये प्रोब लगा के पॉजिटिव और नेगेटिव 12 वोल्ट शो करे, इसका क्या मतलब है कि बैटरी की हेल्थ सही है? इसका मतलब ये है कि बैटरी के जो वोल्टेज है मिसाल के तौर पे 11 पे पहुंचे हुए हैं, डिप्लीट हुई हुई है, या 11.5 है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि बैटरी के एक्चुअल वोल्टेज कितने हैं।
अब मिसाल के तौर पे ये है 11.5, आप यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग करते हैं यहाँ तक, वो आपको मिलते हैं 11.5, यानी कि बैटरी के वोल्टेज भी 11.5 है और 11.5 यहाँ पे भी मिल रहे हैं। एक्चुअली बैटरी की जो रेटिंग है वो है 12 वोल्ट की, ठीक है। आपके जहन में भी 12 वोल्ट है, आपने ये चेक नहीं किया कि ये 11.5 पे है। जब आपने स्ट्रेट अवे जाके इसकी वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग की है, वो मिलती है 11.5। तो 0.5 वोल्ट का ड्रॉप होना इस नॉर्मल हमारे जो सर्किट हैं वो काफी ज्यादा है। जो वायर की रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो पॉइंट्स में होती है, 0.1 के अंदर, पॉइंट ज्यादा 0.01 के अंदर 100 मिली वोल्ट हो जाएगी, या 10 मिली 20 मिली वोल्ट हो जाएगी, 50 मिली वोल्ट ज्यादा बहुत ज्यादा होती है तो 100 मिली वोल्ट होता है। तो 100 मिली वोल्ट से जो ना 500 मिली वोल्ट बहुत ज्यादा है। तो 500 मिली वोल्ट का मतलब यह है कि इस वायर के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। तो अब मैं अगर इसको 11.5 मैं देखूंगा 11.5 आ रहे हैं, तो मुझे समझ ये आएगी कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है किसी रेजिस्टेंस, गैर जरूरी रेजिस्टेंस की वजह से। जबकि पीछे मैं जब अगर मैंने चेक नहीं किया उस वक्त, तो अब मैं जब चेक करूंगा तो पता चलेगा ओहो इधर तो बैटरी के वोल्टेज 11.5 है, तो 11.5 यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है इस वायर में कोई डिफेक्ट नहीं है। जी आप बताएं दोबारा, आपने हाथ रेस किया। जी जी अली भाई बोलें। सर मेरा क्वेश्चन था हेल्थ के बारे में। लाइक हमारा जो मल्टीमीटर है वो 12 वोल्ट शो कर रहा है, अगर मैं एक प्रोब नेगेटिव और पॉजिटिव पे लगाता हूँ, क्या इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी बैटरी की हेल्थ ओके है? नहीं नहीं जी नहीं, वो बेसिकली आपको चार्ज शो करता है जो आप मल्टीमीटर से, आप बगैर उसके ऊपर लोड नहीं आया। वो एक वीडियो भी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, उसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। जब तक बैटरी के ऊपर लोड नहीं आएगा, उस लोड की बेसिस के ऊपर बैटरी की हेल्थ में सिर्फ ये नहीं है कि जो वोल्टेज आ रहे हैं तो बैटरी जो है ना एम्पेयर भी उतने जितने देना चाहिए दे सकती है। तो बैटरी में वोल्टेज के साथ एम्पेयर का भी बात होती है, लेकिन उसकी हेल्थ को चेक करने का एक अलग टॉपिक है, डिस्कशन है। तो मेरे ख्याल में अभी हम उस पे नहीं डेविएट करते। यहाँ पे ये बता दूं कि मल्टीमीटर से वोल्टेज, खाली वोल्टेज बैटरी के चेक करने से अगर वो 12 मिल रहे हैं तो बेसिकली चार्जिंग कंडीशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बताएंगे, तो उससे हम हेल्थ नहीं कर सकते। हम आगे चलते हैं जी। ओके सर, ओके। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट ये कि लोड के गिर्द वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करना। तो लोड, जैसा से मैंने बताया है कि लोड के गिर्द, इस लोड के गिर्द मैंने वोल्टेज ड्रॉप करने, तो मेरी एक लीड इस पॉइंट इस टर्मिनल पे, एक लीड इस टर्मिनल के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे, पीछे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 4 ओम है, ये 2 का करंट है, तो 8 वोल्ट ही ड्रॉप होंगे। 4 2 जा 8 वोल्ट ही ये बल्ब ड्रॉप कराएगा। और इसको कितना ड्रॉप कराना चाहिए, इसको इस जगह के ऊपर अगर मैं चेक करूं तो मुझे यहाँ पे 4 वोल्ट, तो 2 जा 4। और इसी वजह से इसकी जो पावर साइड है इस लोड की, इस पूरी के ऊपर कितने मिलने चाहिए नेगेटिव टर्मिनल के साथ, अगर मैं वोल्टेज चेक करूं तो वो 4 वोल्ट मिलेंगे। ये यहाँ पे देखें नेगेटिव टर्मिनल पे है और इसके इस टर्मिनल पे है, तो यहाँ पे 4 वोल्ट मिल रहे हैं। इस बल्ब के अक्रॉस में जब करता हूं तो 8। और 4 क्यों मिल रहे हैं, 4 इस वजह से मिल रहे हैं कि बैटरी के टोटल 12 है, 12 में से 8 इसने खा लिए, तो बकिया कितने बचे, 4। वही 4 यहाँ पे ड्रॉप होंगे और यहाँ पे मुझे 0 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है जी। इसको क्विकली मैं पढ़ लेता हूँ। मल्टीमीटर की दोनों लीड लो के दोनों टर्मिनल पे रखने से इस लोड के गिर्द वोल्टेज ड्रॉप मिलेगी, जिसका मतलब ये होगा कि ये लोड इतनी वोल्टेज, सामने पहले लोड के गिर्द 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, खा रहा है, ये खा रहा है, ये बेसिकली बैटरी के वोल्टेज नहीं शो कर रहा। यहाँ पे जब एक बल्ब होगा तो वो तकरीबन बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा, जिसको हमने बार बार डिस्कस किया है। अब यहीं पे हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि अगर ये सर्किट का पहला लोड है तो सर्किट में मौजूद बकिया लोड्स को इस लोड की वोल्टेज माइनस करें बैटरी के वोल्ट से तो 4 वोल्ट ही मिलेगी। तो बकिया लोड भले एक है या दो है, उनके ऊपर वो 4 वोल्ट उनके ऊपर डिवाइड होंगे, ठीक है जी। और हमें बैटरी के ग्राउंड टर्मिनल से पहले लोड के ग्राउंड टर्मिनल पे 4 वोल्ट ही मिलेंगे, पहले लोड के ग्राउंड टर्मिनल पे, बैटरी के ग्राउंड टर्मिनल पे से 4 वोल्ट ही मिलेंगे। ये तस्वीर को आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और इसके साथ पहले और दूसरे लोड के बीच में भी किसी भी जगह पे भी तकरीबन यहाँ पूरी जगह के ऊपर 4, क्योंकि ये जो 4 वोल्ट बचे हैं यही 4 वोल्ट इधर खाए जाएंगे। तो यहाँ पे भी मुझे किसी भी जगह पे मैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ मल्टीमीटर और एक प्रोब को यहाँ पे किसी भी जगह पे लगाऊंगा तो मुझे 4 वोल्ट मिलेंगे। अब इसी तरह सर्किट में जो बकिया वोल्टेज 4 वोल्ट है वो सब के सब दूसरे लोड के गिर्द ड्रॉप हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे फिर नेगेटिव टर्मिनल के हिसाब से यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे जाऊं, तकरीबन 0 वोल्ट मिलने चाहिए।
अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है सर्किट में फॉल्ट है और ग्राउंड साइड पे कोई जरूरी रेजिस्टेंस मौजूद है। अगर यहाँ पे 0 नहीं है और अगर यहाँ पे 4 नहीं है तो इस वायर में कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, इस टर्मिनल पे रेजिस्टेंस है, इस टर्मिनल पे कोई रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से 4 वोल्ट नहीं मिल रहे होंगे। और स्विच और फ्यूज के गिर्द वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करना है। तो फ्यूज के गिर्द आप लगाएंगे तो फ्यूज स्विचेस जनरली ये 0.01 से भी कम वोल्टेज लेते हैं। 0.01 मैंने लिख लिया, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, बट इट इज 10-20 मिली वोल्ट ये लेते हैं, जो 10 से 20 मिली वोल्ट के आसपास, तो तकरीबन रफली। तो इसी तरह से अगर आप टोटल वायर का भी लें, वो हम आगे बात करते हैं, तो जिसमें फ्यूज और एक स्विच हो तो वो भी तकरीबन बहुत ज्यादा हो गया 0.015 तक चला जाएगा। अदरवाइज ये है कि इन चीजों के गिर्द आप, अब ये सर्किट ऑन कंडीशन में हम ये काम कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी में सर्किट बंद होगा, चीज को आइसोलेट करेंगे, फिर जाके आप करेंगे। और उसमें कुछ चेक्स रेजिस्टेंस के जो ना सर्किट के अंदर लगे हुए भी मालूम किए जाते हैं, उसमें एस्टिमेट्स होते हैं, वो इसका परव्यू नहीं है। वो आगे जाके वो ईसीएम और उस साइड पे जब जाते हैं तो वहां पे वो चीजें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर आपको कोई चीज खोलनी नहीं पड़ती। आप अक्रॉस दी फ्यूज आपके लगे होते हैं, ब्लेड वाले फ्यूज होते हैं, उनके ऊपर टॉप पे अगर आप देखते हैं तो वहां पे 2 टर्मिनल आपको नजर आते हैं बकायदा, जहां पे आप मल्टीमीटर ऊपर रख लेते हैं प्लेट के, और वो आपको वोल्टेज शो कराता है कि ये कितना ड्रॉप। बाज औकात ये भी होता है कि मल्टीमीटर जो फ्यूज होता है उसका स्टैंड, वो वैसे तो वोल्टेज पास करा रहा, करंट पास करा रहा होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही, जो उसका कनेक्शन होता है वो बारीक हो चुका होता है, या वो उसका एक ही बिल्कुल ही सिरा रह जाता है, कि जिससे जो ना कंटिन्यूटी तो मिलती है, लेकिन जो करंट पास करना होता है वो उसको नहीं पास करा सकता, क्योंकि वो इतना थिन हो चुका होता है, पतला हो चुका होता है टेम्परेचर वगैरह के साथ, या किसी भी वजह से करंट ज्यादा पास होने की वजह से, कि वो रिक्वायर्ड करंट को पास करने ही नहीं देता, वो लिमिट कर देता है करंट को, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है उसकी। तो जब आप वोल्टेज ड्रॉप करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वोल्टेज भाई ये तो 1 या 2 वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट आ गया, तो आप कहेंगे भाई इधर रेजिस्टेंस इसकी, ये फ्यूज फारेग है, भले ये कंटिन्यूटी दे रहा है। तो ठीक है जी। और इसी तरह से ये स्विच जब ऑन हो बना हुआ होगा, ऑब्वियसली उस वक्त हम वोल्टेज ड्रॉप इसमें मेजर करेंगे। ओपन सूरत में वोल्टेज ड्रॉप, सर्किट ओपन की सूरत में आप वोल्टेज ड्रॉप मेजर नहीं करते। रिले के गिर्द वोल्टेज ड्रॉप में एक तो वो स्विच वाला पार्ट है, स्विच इसी तरह से होगा, जब स्विच बनेगा तो उसके दोनों सिरों के ऊपर मल्टीमीटर की दोनों लीड रख सकते हैं। जो उसकी कॉइल अंदर होती है, इसमें होता है 4, जनरली 4 पिनों वाली होती है। तो एक में जो ना करंट थ्रू कराती है, और एक में पावर और करंट जब आते हैं तो फिर वो कनेक्शन बनता है, तो यहाँ से करंट थ्रू हो जाता है, और ये फैन चल रहा है मिसाल के तौर पे, कि जी ये बैटरी है। इस तरफ को अगर आप देखें, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है, और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे स्टैंड बाय है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और इधर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक एक मुस्तकिल होगा, और एक जो ना कंट्रोल करने वाला नेगेटिव मिसाल के तौर पे, तो नेगेटिव जब आएगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो कि इसको खींच लेगी अपने पास, तो ये स्विच बन जाएगा। तो इस स्विच का इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जब हम मेजर करेंगे तो वो तकरीबन इतना ही आएगा। जो ये कॉइल है, ये बेसिकली इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप का भी इसका डिफरेंट कॉइलों का डिफरेंट होता है। तो इसको हम जब रिलेज को डिस्कस करेंगे तो वह हम कोशिश करेंगे, लेकिन इनका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जरूरत से आपको इस तरह का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाकायदा एक लोड है, अच्छा खासा लोड होता है ये। पावर साइड वायर के गिर्द वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करना, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये भी कर सकता हूं कि यहां से लेके इस पॉइंट तक करूं, या इस स्विच के इधर तक करूं, या इस स्विच से यहां तक करूं, या यहां से यहां तक करूं, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करूं। तो मैं इन चीजों को चेक कर सकता हूं, जिसमें मुझे जरूरी यहां से यहां चेक करूंगा तो ऑब्वियसली 0.01 से भी शायद थोड़ा और कम मिलेगा वोल्टेज ड्रॉप। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करूंगा तो वो बहुत और मजीद कम मिलेगा। इस पॉइंट से इधर करूंगा तो हो सकता है वो 0.015 पे चला जाए, क्योंकि इसमें एक स्विच भी आ गया, एक फ्यूज भी आ गया है, ये वायर का हिस्सा है, ये वायर का हिस्सा है, इनकी रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि हमें सर्किट में क्या कुछ मौजूद है उसका मुकम्मल इल्म होना चाहिए। पता चले यहाँ पे कोई एक और लोड लगा हुआ है, मुझे पता नहीं है, और मैं देख रहा हूँ वोल्टेज ड्रॉप मुझे ज्यादा मिल रहा है, और मैं परेशान हूँ कि यार सर्किट में प्रॉब्लम है, जबकि अंदर एक और लोड है। तो मुझे सर्किट का मालूम होना चाहिए कि इस सर्किट के अंदर क्या क्या चीज लगी हुई है। ये ना हो कि पावर साइड पे कुछ और लोड भी मौजूद हों जिनकी वजह से हमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा मिले और हम समझें कि ये फॉल्ट है। दूसरे, किसी भी वायर के गिर्द वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग में हमें वायर के आई एंड्स और टर्मिनल्स, जिससे आई एंड बंधे होते हैं, मैं आगे तस्वीर में दिखाता हूँ इस चीज को,
इनके बीच में चूंकि रेजिस्टेंस बढ़ सकती है कि ये जो कनेक्शन है जो बैटरी के ऊपर आयन लगा होता है, मिसाल के तौर पे यहां पे अगर आप देखें कि ये जो लेड वाला जो बैटरी का अपना हिस्सा है इसका, और यहाँ पे ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल आगे इसके साथ अटैच होता है, इनके बीच में अगर रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, ठीक है जी, इनके बीच में, तो मैं जब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ये पिन यहाँ पे रखूं और दूसरा पॉजिटिव उस लाइन के जो ना उस बल्ब के साथ रखूं, तो हो सकता है मुझे वहां पे वोल्टेज ड्रॉप 0 मिले, लेकिन इनकी रेजिस्टेंस बड़ी हुई है तो वो मैं मिस कर जाऊंगा। तो फिर जरूरी है कि टर्मिनल जो आई एंड है, इसको हम आई एंड कह सकते हैं, या ये आई एंड कह सकते हैं, इसको पोस्ट कहते हैं जनरली, कि बैटरी की ये पोस्ट है। इसी तरह जो स्टार्टर होता है उसकी भी इसी तरह से जो स्क्रू लगा होता है वो पोस्ट होता है, ठीक है, बोल्ट टाइप जो स्क्रू लगा होता है जो अंदर से स्टार्टर के अंदर से आ रहा होता है और उसके ऊपर एक बोल्ट लगा होता है, मैं दिखाता हूँ पिक्चर में। तो इन दोनों के जब रेजिस्टेंस होगी तो फिर बेहतर ये कि जब मैं इसके और उस पॉइंट के गेट, मिसाल के तौर पे ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे पॉजिटिव वायर है, इनके बीच में वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करूं तो मुझे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा मिले, इनके बीच में टेस्ट करूं तो मुझे वोल्टेज ड्रॉप नॉर्मल मिले। तो इसका मतलब है इस आई एंड और इस पोस्ट के बीच में, या इस टर्मिनल और इस पोस्ट के बीच में रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, तो मुझे इसको ठीक करने की जरूरत है। ठीक है जी। और इसी तरह से ग्राउंड साइड पे हम दूसरे किसी भी वायर के गिर्द, अच्छा आयन की बात हो गई, ग्राउंड साइड के गिर्द वोल्टेज ड्रॉप करना, ग्राउंड साइड, अब इस बल्ब की ग्राउंड साइड ये है, और इस बल्ब, इस पूरे सर्किट की अगर ग्राउंड साइड लेंगे तो वो यहां से लेके यहां तक आएगी। हाउएवर इस बल्ब के लिए ये पावर साइड है, इस बल्ब के लिए ये ग्राउंड साइड है। ग्राउंड साइड पे भी वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है, वही 0.01, ये देखें, ये मैंने ग्राउंड साइड पे वोल्टेज ड्रॉप की ये एग्जांपल दी हुई है। और इस केस में भी ऊपर दी गई हिदायत पे अमल करने से हमें हमारे फॉल्ट डायग्नोसिस बेहतर हो सकते हैं। क्या है फॉल्ट, वो हिदायत क्या है, सर्किट में कुछ क्या कुछ मालूम है, इस जगह के ऊपर क्या कुछ है, वो हमें उसका मालूम होना चाहिए। फिर वो टर्मिनल पोस्ट और वो जो आई एन टर्मिनल में बात कर रहा हूँ उसकी बात है। सामने दी गई डायग्राम में दो बल्ब के बीच जो वायर है, वही जो इस बल्ब के लिए ये वायर ग्राउंड साइड है और इस बल्ब के लिए ये वायर पावर साइड है। अब ये वो वाली बात जो आई एंड और उसकी बात कर रहे हैं, तो ये आप ये देखें जरा इसको, ये स्टार्टर मोटर और सोलेनॉइड उसके ऊपर लगा होता है साइड में। तो होता ये है कि बैटरी टर्मिनल से, ये स्टार्टिंग का सर्किट है, इंजन स्टार्टिंग का, तो उसमें बैटरी से डायरेक्ट 12 वोल्ट यहाँ पे होते हैं, एक मोटी वायर होती है स्टार्टर के ऊपर, और एक 12 वोल्ट आते हैं जब ये रिले, स्टार्टर रिले होती है, जब इग्निशन का स्विच आप ऑन करते हैं स्टार्टिंग के लिए, तो ये रिले बनती है, ये स्विच क्लोज होता है और यहाँ से 12 वोल्ट आते हैं। ये जब 12 वोल्ट आते हैं तो वो एक सोलेनॉइड होता है जो कि खिंचता है, जिसकी वजह से या वो बनता है जिसकी वजह से ये पिनियन जो है ना यहाँ पे फ्लाई व्हील के ऊपर आ जाता है, मूव कर जाता है, और जैसे ये मूव करता है तो ये वाले पॉजिटिव इस ग्राउंड के साथ थ्रू होते हैं, मोटर के 12 वोल्ट है, तो मोटर स्टार्ट चलना शुरू कर देती है। तो ये जो कनेक्शंस हैं ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब ये देखें कि इस स्टार्टर की जो पोस्ट है वो ये स्क्रू है, बेसिकली इसको बोल्ट है, इसके ऊपर जो नट लगा हुआ है उसके नीचे एक आई एंड या टर्मिनल कह लें वो है। तो मैंने जब चेक करना है, वोल्टेज ड्रॉप चेक करना है, तो मुझे इस टर्मिनल के साथ भी करने चाहिए, फॉर एग्जांपल इस वायर के चेक करने हैं, यहाँ से यहाँ तक करने हैं, तो मैं इस वायर को यहाँ पे भी एक लीड रखूंगा, एक लीड इसके टर्मिनल पे रख के चेक करूंगा एक दफा कि कितने वोल्टेज ड्रॉप है, और दूसरी दफा मैं चेक करूंगा इसके ऊपर, और फिर इसकी जो पोस्ट है, जो स्टड पीछे से निकल के आ रहा है, उसके ऊपर चेक करूंगा, ताकि मुझे ये कंफर्म हो कि इस स्टड और इस स्टड के ऊपर जो नट लगा हुआ है इनके बीच में, या ये जो टर्मिनल लगा हुआ है इनके बीच में किसी किस्म की कोई क्रोयन या जंग की वजह से कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आ गई। तो वो अक्सर ये स्टार्टर के मसाइल में ये प्रॉब्लम भी आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, क्योंकि हाई करंट मोटर है तो इसमें करंट ज्यादा पास होता है, तो इसमें क्रोयन आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हल्की सी लूजनेस भी जो है ना इसमें क्रोयन पैदा कर देती है, और लूजनेस बजाते खुद रेजिस्टेंस का बायस होती है। कोई इस पे कोई सवाल जी किसी किस्म का? जी जी प्लीज प्लीज। सर जिस तरह आपने इसमें बताया कि ये जो सोलेनॉइड स्टार्टर मोटर है ये 12 वोल्ट बैटरी से ले रही है और 12 वोल्ट ऊपर जो स्टार्टर रिले लगी है उधर से आ रही है, तो इसको सर टोटल 24 वोल्ट कंजम्पशन चाहिए। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं जो ना आपकी बात समझ नहीं सका, एक सेकंड सिर्फ दीजिएगा। मैं अच्छा मैं ये जी जी मैं आप दोबारा आपको बोलें, दोबारा बोलें, मैं मैं असल में दूसरी साइड पे जरा खो गया था, मैं मिस कर गया आपके सवाल को। जी सर, ये जो पिक्चर है इसमें स्टार्टर मोटर सोलेनॉइड को सर 12 वोल्ट बैटरी से आ रहे हैं,
जी जी और बिल्कुल सर ये वाले। 12 वोल्ट स्टार्टर रिले से आ रहे हैं जब इग्निशन ऑन होता है। तो सर इसको हम ये समझें कि जो स्टार्टर सॉलिड मोटर है इसको 24 वोल्ट चाहिए रनिंग के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, कोई और इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था? जी मैं करना चाह रहा था। जी जी प्लीज बताएं आप। जी स्टार्टर मोटर के जो उनसे डबल वायरिंग होती है वो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल जो उनसे जैसे उसे कहा जाता है, एक बैटरी से पॉजिटिव डायरेक्ट आ रहा होता है जो मेन बड़ी मोटर को जिसने फ्लाईव्हील को रोटेट करवाना होता है उसके जाता है। उसको ऑपरेट करने के लिए अब सोलिनॉइड को चाहिए, सोलिनॉइड उसको फॉरवर्ड पिनियन को और रिवर्स करता है जिससे वो रोटेट होता है। ये इसका डबल कनेक्शन है और उसको चाहिए सिर्फ 12 वोल्ट ही, 24 वोल्ट नहीं चाहिए इसको। सही सही। अच्छा, ये याद रखिए, ये बहुत जरिए आपने अच्छा किया, मैं दोबारा इस चीज को अली भाई आपके लिए समझा देता हूँ। ये जो 12 वोल्ट हैं, ये बेसिकली ये जो असम्बली है इसमें दो चीजें हैं। एक स्टार्टर मोटर है, ये मोटर है ये वाला, और ये समझें सोलेनॉइड है। ठीक है, सोलेनॉइड इसी तरह की चीज को कहते हैं। ठीक है जी। जब इसमें से करंट पास होता है तो ये मैग्नेट बनाती है। मिसाल के तौर पे वो मैग्नेट इस तरह का है कि उसने इस पिनियन को इस तरफ को धकेलना है। ठीक है जी। कि जब ये 12 वोल्ट आएंगे, ग्राउंड इस सोलेनाइड को भी मिला हुआ है। ठीक है, और ग्राउंड किसको मिला हुआ है, इस मोटर को भी मिला हुआ है। अब जब ये अब ये जो 12 वोल्ट है मोटर से डिस्कनेक्टेड होते हैं नॉर्मल हालात में। ठीक है, ग्राउंड भी मिला हुआ है, 12 वोल्ट यहाँ पे स्टैंड बाय खड़े हैं। जब ये 12 वोल्ट आते हैं और इस सोलेनाइड को ग्राउंड मिला हुआ है तो ये सोलेनाइड एनर्जाइज होता है। जब एनर्जाइज होता है तो इस पिनियन को यूं समझे कि इधर की तरफ धकेल देता है, पुश कर देता है। जैसे ये इधर इसको इसको खींच रहा है, ये समझे कि ये जो कॉइल है ये इधर है, तो ये मैग्नेट बन जाता है। जब ये ग्राउंड और पावर आ जाती है तो ये स्विच को इधर खींचेगा, तो यूं समझ लें कि ये इधर खींच रहा है। इसको जब खींच के इसके सामने ले आता है तो साथ में ये जो 12 वोल्ट की आई होती है वो एक स्विच होता है, उसी खींचने में ही वो स्विच ग्राउंड के साथ मिल जाता है। ये 12 वोल्ट मिल जाते हैं, यानी कि ग्राउंड और मोटर की वाइंडिंग बीच में आके ये मोटर को करंट, यूं समझे कि करंट उस वक्त मिलता है जब ये इधर जाता है। तो मैकेनिकली ये मोटर की वाइंडिंग को मिलता है, मोटर की वाइंडिंग को ग्राउंड मिली है तो साथ में मोटर रोटेट होना शुरू हो जाती है। और नेवर एवर ये होता है कि एक ही सोर्स के जो है ना वोल्टेज को जब आप आपस में मिलाएं तो वो डबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप इस तार को, ये 12 वोल्ट वाली तार है, इधर से होके यही आ रही है ना, इसको मैं इसके साथ मिला लूं तो क्या होगा, वही 12 वोल्ट है, डबल नहीं होंगे। सोर्स पे है ही 12 वोल्ट, आपका टैंक है ही 12 वोल्ट का, तो वो 24 वोल्ट तो दे नहीं सकता इस तरह से। तो आप 10 तारों को यहाँ पे मिला लें, यहीं से निकाल के इधर उधर से कराते हुए फिर यहाँ पे आगे इकट्ठे मिला दे, तो इट इज वो ऐसे ही है जैसे वो वायर के अंदर मुख्तलिफ रेशे होते हैं ना, वो आपस में मिल जाए। तो ये कभी नहीं होता। ये बाज़ औक़ात कुछ लोगों को होती है जहन में कि यार हमारे वोल्टेज जो है ना डबल हो गए, ये दो लाइनें लग गई हैं तो ये डबल वोल्टेज होंगे। डबल वोल्टेज कोई नहीं होता। वो बस ये है कि आपकी जो वायर है उसकी थिकनेस एक तरह से बढ़ गई है, वो इस तरह से हो जाएगा। तो जितने सोर्स के वोल्टेज हैं उससे बढ़ नहीं सकते हैं, बढ़ाने के लिए फिर मुख्तलिफ काम करना पड़ता है और एनर्जी बढ़ नहीं सकती है। ठीक है जी, जितनी एनर्जी सोर्स की है वही एनर्जी रहनी है, उससे बढ़ेगी नहीं भाई, कम होएगी बढ़ेगी नहीं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी इस चीज़ की। जी सर, इस पॉइंट से मुझे ये समझ आई है कि जिस तरह अगर ये फॉर एग्जांपल दो पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं पावर साइड के, इसका मतलब है वो इस जिस तरह ये स्टार्टर है मोटर है इसमें दो चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब आप पहली अगर चीज़ तीन को तार ऑपरेट है, इसका करते हैं ना, मतलब हाँ वहाँ जी, पे तीन ये चीज़ें ऑपरेट होंगी। हाँ जी दोनों चीजें, ये जो ये वाले जब आते हैं, जब ये रिले बनती है और यहाँ पे 12 वोल्ट आते हैं तो वो सोलेनाइड को पहले एनर्जाइज कराते हैं। तो सोलेनाइड फिर जब एनर्जाइज होती है तो ना सिर्फ वो इस पिनियन को आगे ले जाती है बल्कि इसका और इस मोटर का स्विच बनाती है। यानी कि ओके मोटर का सर। स्विच ऑन करती है ये, और स्विच ऑन करने के लिए जो पावर इस्तेमाल हो रही है वो ये वाली हो रही है। ठीक है, उस ओके मोटर का ओके इस पावर और इस ग्राउंड के साथ ताल्लुक है, इस पावर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जहां पे इस रिले को देखें ना, यहाँ पे भी ये हो रहा है कि दो आ रही हैं, ये हर वक्त अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। इसको जब ग्राउंड मिलता है, यहाँ से स्विच दबता है तो ग्राउंड इधर थ्रू होता है तो ये एनर्जाइज हो जाती है, तो यहाँ पे भी ग्राउंड अवेलेबल है। जब ये पावर आती है तो एनर्जाइज होती है। एनर्जाइज जब होती है तो इसने मैकेनिकली दो काम करने हैं, एक इस पिनियन को आगे ले जाना है, इस फ्लाईव्हील के ऊपर ये गियर आपस में मैश हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, और इसका स्विच बना देती है इस मोटर के साथ, तो मोटर ऑन हो जाती है। तो ये मोटर का स्विच भी सोलेनोइड के हाथ में है। थैंक यू सर, समझ आ गई, बिल्कुल समझ। वेलकम जी, वेलकम। चलें जी, ये तो हो गया हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और अभी हमारे पास
5 से 10 मिनट हैं हम, मेरे ख्याल में वोल्टेज डिवाइडर, क्योंकि इसके बाद जो है चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि बेसिक्स जो हमारी हैं वो ये जो पहले हमने लेक्चर कवर किए हैं ना कि जी इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, बैटरी क्या है, पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, उसके एक सर्किट किस तरह की चीज़ों का होता है, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किए, ओम्स लॉ क्या चीज़ है, फिर उसके साथ हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं, फॉल्ट डायग्नोसिस के लिए हमें किसके पीछे जाना चाहिए। आई होप कि इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि डायग्नोसिस में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग क्या चीज़ है। तो इसी में अब हम आगे, चूंकि ओम्स लॉ प्राइमरली इट इज़ दी ओम्स लॉ, ये हमने वहाँ पे ओम्स लॉ के साथ इसका ताल्लुक भी बयान कर दिया। इसी तरह से एक और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है जो कि गाड़ियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और पर्टिकुलरली जो कंप्यूटर है वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग ना सिर्फ हमें सेंसर्स के डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प करती है, बल्कि हमारे नॉर्मल सर्किट में भी बाज़ औक़ात इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत यूज़फुल हो जाती है। तो इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, वो ये देखने जा रहे हैं कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या है और इसका ओम्स लॉ से क्या ताल्लुक है। इस चीज़ को देखेंगे कि है क्या चीज़, ये है भला क्या है, और फिर हम आगे आज मेरे ख्याल में इतना ही हम देख सकेंगे, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट और कुछ सेंसर में ताल्लुक पे बात करेंगे, और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में क्या इस्तेमाल है, किस तरीके से ये फ़ायदा उठाता है, इसका ईसीयूज़ कैसे फ़ायदा उठाते हैं। बेसिकली वो सर्किट की जो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, या इवन सेंसर के साथ जो उनका इंटरफेस होता है, वो इसी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की बेसिस पे होता है। उसको हम डिस्कस करेंगे, और अगले ही लेक्चर में हम इंशाल्लाह सीरीज पैरेलल सर्किट का काफी सारा हिस्सा कोशिश करेंगे कि इसको, ये दोनों पार्ट हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर पाए। तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या है। इसको अब पहले सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अपनी सादा तरीन फॉर्म में। अभी ये जहन में परेशानी मत लाइएगा कि यार ये तो सर्किट में क्या आएगा, कैसे आएगा। इसको जब हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कनेक्ट हो जाएगा। अपनी सादा तरीन फॉर्म में, जो बहुत ही सादा फॉर्म है, ये यहाँ पे दिखाई गई है कि एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, दैट्स ऑल। अभी इसको भूल जाइए, मल्टीमीटर लगा हुआ है यहाँ पे। एक बैटरी, दो रेजिस्टेंस, या दो लोड्स कह लें। वैसे लोड्स, हम जब सर्किट डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहां पे लोड आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ईसीयू इस्तेमाल कर रहा है वो रेजिस्टेंस की तरफ, खास रेजिस्टेंस के तौर को ही बेसिकली मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। अच्छा, वोल्टेज सादा तरीन फॉर्म में वोल्टेज डिवाइडर सर्किट दो रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सप्लाई पे मुश्तमिल सर्किट होता है। ये सादा की बात कर रहा हूँ, जो सादा नहीं होता उसमें रेजिस्टेंस दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ये भी जहन में रख लीजिए। लेकिन कंप्यूटर वाले जो ईसीयू वाले मद में आप देखेंगे, ऑटोमोटिव की मद में, तो बेसिकली वहां पे दो से ज्यादा रेजिस्टेंस इन सर्किट्स के अंदर नहीं आती। लेकिन हम दो से ज्यादा रेजिस्टेंस की भी बात कर देंगे, हो सकता है अभी कोई सिनेरियो मेरे जहन में ना हो, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। वो नॉर्मल हमारी सर्किट डायग्नोसिस में हो सकता है हेल्पफुल हो। और इस सर्किट में आउटपुट वोल्टेज इन दोनों रेजिस्टेंस के दरमियान मापी जाती है। क्या होता है जी, जो इस सर्किट की वोल्टेज आउटपुट है, वो इन दोनों रेजिस्टेंस के दरमियान मापी जाती है कि वो क्या वोल्टेज है, इस रेजिस्टेंस के बाद जो वोल्टेज है वो क्या है। इसके ये जो बेसिकली पूरा अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ये अब छोटी सी यहाँ पे बात करूंगा कि यूं समझें कि ये मल्टीमीटर ईसीयू के अंदर लगा हुआ है। ईसीयू ने एक अपनी जो लीड जो है ना, वहां पे उसके अंदर भी मल्टीमीटर होते हैं छोटे छोटे, वो वोल्टेज मेजर करते हैं डिजिटली। तो उसने एक प्रोब यहाँ पे रखी हुई है और एक अपनी ग्राउंड पे लगी हुई है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे रखी हुई है। तो वो इस वोल्टेज को मेजर करता है। अब ये रेजिस्टेंस तब्दील हो या ये रेजिस्टेंस तब्दील हो, तो वोल्टेज में कोई फर्क पड़ेगा? इस पॉइंट की वोल्टेज में कोई फर्क पड़ेगा अगर ये रेजिस्टेंस से चेंज हो जाए, तब्दील हो जी जाए, सर, उनकी वैल्यू में फर्क आ जाए? जी सर होगा। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है जी, V इज इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज में फर्क आएगा। अब आप थोड़ा सा एक वो देखें कि जो हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक थर्मिस्टर होता है जिसका खास मटेरियल होता है, टेम्परेचर बढ़ने या कम होने पे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती या कम होती है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है ना जी। रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज होगी तो वोल्टेज यहाँ पे चेंज होगा। तो चेंज बेसिकली, हाँ जी, हाँ जी, ये चेंज इन रेजिस्टेंस को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, चेंज इन वोल्टेज को ट्रांसफर करने का एक तरीका है जिसको कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ये प्रोपोर्शन होगी, जितनी ये रेजिस्टेंस चेंज होगी उतना ही ये जो रेजिस्टेंस होती है वो ईसीयू के अंदर लगी होती है, ये कांस्टेंट होती है, ये वेरिएबल होती है।
तो जब ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती है तो यहाँ पे फिर उसी प्रोपोर्शन से, उसी तनासब से ये वोल्टेज चेंज होता है, जिससे कंप्यूटर को ये पता चलता है कि गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। आई होप यू पीपल हैव गॉटन माय पॉइंट। यहाँ पे आपने को अंडरस्टैंडिंग बनी है इस चीज की। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो दो रेजिस्टेंस आपने शो की हुई है R1 R2, हमेशा इसके सेंटर पॉइंट से वोल्टेज डिवाइड सर्किट को चेक करेंगे? ये इनके बीच का कोई भी पॉइंट हो सकता है। वैसे तो बहुत, जब माइन्यूट सेंसर पे हम बात करते हैं तो बहुत माइन्यूट चीजें भी बड़ी मैटर करती हैं कि वो तार के अंदर भी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। लेकिन जनरली हम कहेंगे तो इसके बीच में यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इस टर्मिनल पे भी हो सकता है। जैसे हमने पीछे बात की कि ये वोल्टेज मिलेगा, हम फिलहाल वायर की रेजिस्टेंस को 0 मानते हैं, ठीक है, कि हम कहते हैं कि ये आइडियल कंडक्टर है। तो ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बेसिकली इन दो रेजिस्टेंस के बीच में कहीं पे भी, ठीक है। आप फिलहाल यही समझ लें, बीच में कहीं पे लेकिन भी। आइडियल सर सेंटर ही है। डिपेंड करता है वो, यानी कंप्यूटर में तो ये होता है, कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा हुआ है और उसकी R1 यहाँ पे है, जो फिर वायर निकल के जाती है और टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसकी R2 टेम्परेचर सेंसर के अंदर होती है। तो उसने जो मल्टीमीटर लगाना है उसने यहाँ पे लगाना है, इस रेजिस्टेंस के फौरन बाद लगाना है, तो उससे है। तो उसको पता होता है कि इस वायर की अपनी रेजिस्टेंस क्या है, तो वो सारा केटर्ड होता है, ठीक है। तो इसको फिलहाल आप वो ना करें, कंफ्यूज ना करें अपने आप को। आप यही समझें कि वायर की रेजिस्टेंस, आप अपने लिए ये पक्का कर लें कि ये वायर की रेजिस्टेंस कोई नहीं है, ठीक ओके है। सर, ओके तो ओके ये सर। सेंटर पॉइंट जरूरी नहीं है, सेंटर पॉइंट हो यहाँ पे भी हो सकता है, इसके शुरू में भी और उसमें भी, और ECU के अंदर भी वो रेजिस्टेंस जो R1 है वो ECU के अंदर होती है, और उस रेजिस्टेंस के फौरन बाद ये जो है ना, उसने ये टैपिंग ली होती है, लीड लगाई होती है अपने अंदर के मल्टीमीटर की, और दूसरी ग्राउंड के साथ। और जो दूसरी रेजिस्टेंस होगी है वो समझ लें कि तकरीबन जो है ना 3-4 मीटर दूर ही होती है, ठीक है जी। तो ओके ये ओके। चीज है। और दूसरी चीज ये है, मैं यहाँ पे तस्वीर बनाना भूल गया, उसमें ये है कि ये रेजिस्टेंस कंटिन्यू कर रही है सारी यहाँ पे, जो हमारे पोटेंशियोमीटर APP सेंसर है, उसके अलावा कुछ मैप सेंसर इसी की बेसिस पे काम करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं थोड़ा सा, अगर मुझे अलाउ करें, मैं यहीं पे ही उसको कर भी जाऊं कि ये रेजिस्टेंस बनी हुई है जी बड़ी सारी, यहाँ से पावर पावर आ रही है पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव आ रही है, और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है एक, और ये जाता है ECU में, ठीक है जी। और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब क्या है कि जब ये जो पॉइंट है, मैं दोबारा पॉइंटर पे ले आऊं इसको, तो ये जो पॉइंट है, जब आप एक्सेलेरेटर दबाते हैं, बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, इस पॉइंट को इधर कर रहे हैं या उधर कर रहे हैं। तो इसमें इसकी रेजिस्टेंस है 40 ओम, ठीक है। तो जब पॉजिटिव के साथ रखते हैं, ये नेगेटिव के साथ है, तो ये नेगेटिव, अगर ये पॉइंटर ना लगा हो तो ये रेजिस्टेंस है, ये नेगेटिव है। अब अगर बीच में ये पॉइंटर आ गया, तो याद रखें जो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव है यहाँ पे भी, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो फ्लो करता है वो जो जहां पे कम रेजिस्टेंस होती है वहां उस रास्ते से जाता है, वो इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करेगा। जब आप एक्सेलेटर दबाएंगे तो एक्सेलेटर क्या करता है, वो उसने उसके साथ जुड़ा होता है एक मकई, इसको हम कहते हैं वाइपर, वो वाइपर जुड़ा होता है, वो यहाँ पे पड़ा है मिसाल के तौर पे। अब वो दबाता है तो ये ऐसा ऐसा इधर चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जब दबाता है तो रेजिस्टेंस कुछ है, रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें वोल्टेज क्या होगा, इसमें एक वोल्टेज आएगा जिसकी कुछ वैल्यू होगी जो कि ज्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है यहाँ पे। और फिर और इधर यहाँ पे इस मल्टीमीटर के साथ भी यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस उसने लगाई हुई है। तो ये जब आगे जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज यहाँ पे कम होता जाएगा। आई इज इक्वल टू वी, और वी इज इक्वल टू IR, ठीक है जी। जो V, जो करंट यहाँ पे कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो आपका जो वोल्टेज है यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ने से घटता जाएगा, रेजिस्टेंस कम होने से ज्यादा होता जाएगा। इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के जो फवायद हैं उसमें बहुत से सेंसर सर्किट्स, तकरीबन तमाम टेम्परेचर, जिसमें थर्मिस्टर वाले टेम्परेचर सेंसर होते हैं, और पोजीशन सेंसर, यानी कि एक्सेलेटर पैडल पोजीशन सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, EGR में पोजीशन सेंसर लगे होते हैं, EGR जो एक्चुएटर होता है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के पोजीशन सेंसर लगे होते हैं, इसी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसी डिवाइडर सर्किट के प्रिंसिपल पे ये बेसिकली, ये जो वाइपर है ये वाला पॉइंट है, ठीक है।
अब यही वाइपर जो है ना, ये रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है, इसको कम कर रहा है ज्यादा, एक को कम कर रहा है, को ज्यादा कर रहा है, तो उसका सिलसिला बन जाता है। मैं कहीं, मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं दोबारा इसको रिव्यू करूंगा, फिर डिस्कस करूंगा। मुझे थोड़ा सा शक पड़ रहा है कि मैं कहीं पे गड़बड़ कर रहा हूँ। बहरहाल, तो इसी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसी डिवाइडर सर्किट के प्रिंसिपल पे ईसीयूज बहुत सारे सर्किट वायरिंग फॉल्ट्स को मालूम करते हैं। उनको पता चलता है कि आगे सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। इसका प्रिंसिपल मालूम होने से ये हमारे सर्किट डायग्नोसिस को कई जगहों पे आसान कर देते हैं। और ओम लॉ से ताल्लुक जो है ना, और इसका जो फार्मूला है वो ये है कि जिस भी रजिस्टर की आपने, इसकी अगर हम बात करें, उसके बाद आपने जो वोल्टेज मालूम करनी है, तो आप कहते हैं कि उसको कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, इसकी वोल्टेज मालूम करनी है, इसको हम कहेंगे वोल्टेज रेजिस्टेंस एट द एट, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस 1 इज इक्वल टू वी एन। वी एन क्या है, यहाँ से वोल्टेज क्या आ रही है, वो 12 वोल्ट है। और यही वाली रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल, इन दोनों का मजमुआ, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू मालूम हो जाती है। और फिर इसी तरह से अगर 3 वाला है, तो उसमें जिस भी रेजिस्टेंस के, अगर इसके आगे आप मालूम कर रहे हैं, तो R2 डिवाइडेड बाय R टोटल, इन तीनों का मजमुआ मल्टीप्लाई बाय ये 12 वोल्ट, तो वो आपको क्या देंगे, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज आएगी वो देंगे। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे मालूम करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, R1 डिवाइडेड बाय R टोटल मल्टीप्लाई बाय VN। अगर यहाँ पे मालूम करना चाहूंगा, तो R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय 12 वोल्ट, तो हमें ये मिलेगी। और मेरे ख्याल में इतना काफी है जी। और सर इधर एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी, सर बोलें आपने बोलें। बताया कि ये जो वोल्टेज आप डिवाइड करते हैं, तो इसमें जो पहला रेजिस्टेंस लगी होती है वो कांस्टेंट होती है, और सेकंड पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको वेरी करके आप वोल्टेज ले सकते हैं इसके सेंटर पॉइंट पे जिधर भी है। तो सर मतलब पहली जो रेजिस्टेंस है उसको भी चेंज करके वोल्टेज चेंज हो सकते हैं, डिवाइड हो जी, सकते हैं। डिस्टेंस में जब चेंज आएगी, तो देखें आप यहाँ पे जो 2 एम्पेयर का करंट है, 2 एम्पेयर का, अगर यहाँ पे 4 है तो 8 वोल्ट होंगे। और यहाँ पे कितने मिले, 8 वोल्ट, ये ड्रॉप करेगी, 12 में से 8 4 जाएंगे। अगर यहाँ पे 7 है, ये 5 है मिसाल के तौर पे, तो 2 5 आर 10 वोल्टेज ये ड्रॉप करेगी, तो कितने मिलेंगे यहाँ पे आपको, 2 वोल्ट। तो इसके चेंज करने से भी आपकी वोल्टेज जो यहाँ पे वैल्यू है वो चेंज होएगी। तो ओके। फिलहाल आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए, इसको फिलहाल इतना ज्यादा आप उसके अंदर डेप्थ के अंदर ना जाने की कोशिश करें, कंफ्यूज होंगे आप। सिर्फ ये जान लें कि जब दो रेजिस्टेंस के बीच में, अगर एक सर्किट में सिर्फ दो रेजिस्टेंस लगी हैं और उनके बीच में वोल्टेज मालूम करना हो, तो वो हम कर सकते हैं, फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। और जब हम मालूम करेंगे और फिर उनमें कोई रेजिस्टेंस की हम चेंज लेंगे, तो उसी प्रोपोर्शन से वो वोल्टेज भी चेंज होगा। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर। और फिर इसका जब हम उसमें आगे इंशाल्लाह लेक्चर में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे टेम्परेचर सेंसर को। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज मैं हो रहा हूँ अभी राइट नाउ, जो पोजीशन सेंसर के हवाले से, वो मैं दोबारा स्टडी करता हूँ। हो सकता है मैं मिसलीड ना कर रहा हूँ आपको, तो उसको फिर हम मजीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी। रेजिस्टेंस कोई भी चेंज होगी तो वोल्टेज चेंज होगा। ठीक ओके है सर, जनाब। ओके सर। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी भाई का, तो यू आर मोस्ट वेलकम। एलसी है कि हम इसको कॉल ऑफ करते हैं। ना सर, कोई क्वेश्चन नहीं, क्लियर। थैंक यू वेरी मच जी, जजाकल्ला खैर। और